नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने दूसरा पार्ट ल्हासा की ओर का पहला भाग पढ़ा। आज हम आगे दूसरा भाग पढ़ेंगे। परित्यक्त चीनी किले से हम जब चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। लेखक कह रहे हैं जब जो त्यागा हुआ चीनी किला है उसे हम चलने लगे तो एक आदमी हमसे राहदारी का अर्थ है चुंगी या रास्ते का कर मांगने के लिए आया, तो हमने वह दोनों चींटें उसे दे दी। चींटें इनको येनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की थी, तो उन्होंने वो दोनों चींटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम धोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। धोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान है, तो उससे पहले का जो आखिरी गांव है वहां हम पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेकर कह रहे हैं यहाँ सुमति की जान पहचान थी, इसलिए हम भिकमंगे के वेश में थे, फिर भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम तो लोबजंग शेख था। इसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ, लेकिन सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति के नाम से पुकारा है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं सुमति की जान पहचान थी, तो जान पहचान के कारण भिकमंगे होते हुए भी ठहरने के लिए हमें अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। लेकर कह रहे हैं इस बार तो जब हम भिखारी के वेश में थे फिर भी हमें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, क्योंकि यहाँ सुमति की जान पहचान थी। लेकिन 5 साल बाद जब हम दोबारा यहाँ आए, उस समय हम भिखारी के वेश में नहीं थे, भद्र वेश में थे, फिर भी हमें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, क्योंकि यहाँ सुमति के बिना जान पहचान नहीं थी, तो रहने के लिए हमें सबसे गरीब झोंपड़े में जगह मिली। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर हैं, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। लेकर कह रहे हैं कि यहाँ ठहरना कुछ हद तक तो लोगों की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है। खासकर शाम के समय यहाँ लोग शराब की तरह पेय पदार्थ हैं छंग, वो पी कर के कम लोग ही होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, यानी कम लोग ही अपने ध्यान को दुरुस्त रखते हैं, यानी ठीक रख सकते हैं, बाकी अपना होश खो देते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा धोंगला पार करना था। धोंगला इन तिब्बती सीमा का एक स्थान है। डांडा यानी ऊंची जमीन। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। मील लगभग 1600 मीटर की दूरी है, तो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव शब्द आंतरिक है, गांव वाँव हम जैसे बोलते हैं, तो गांव नहीं थे मीलों तक। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यह सुनसान स्थान है, इसलिए डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। लेकर कह रहे हैं तिब्बत के कोई गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन ऐसे निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमी की कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। सरकार यहाँ गुप्तचर विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती है, और खर्च करे भी तो वहाँ गवाह नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं।
वहाँ डाका डालने वाले डाकू पहले आदमी को वहाँ मार डालते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि उसके पास में कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। हथियार का कानून नहीं है यहाँ कि हथियार नहीं रखना है, ऐसा कानून नहीं होने के कारण लोग लाठी की तरह यहाँ पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। डाकू यहाँ अगर लोगों को जान से नहीं मारे तो उनके लिए खुद अपने प्राणों का खतरा है, क्योंकि लोग यहाँ पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। यहाँ कानून नहीं होने के कारण लाठी की तरह लोग अपने साथ बंदूक रखते हैं, इसलिए डाकुओं को अपनी जान का खतरा है, इसलिए वो लोगों को मार देते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल दोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकर कह रहे हैं हमें तो मरने का डर था नहीं, क्योंकि हम तो भिखारी के वेश में थे, और कहीं हमें डर लगता कि यहाँ हमें जान का खतरा है तो जहाँ कहीं वैसी सूरत देख लेते तो टोपी उतार करके हम जीभ निकाल करके भिखारी की तरह दया दया ऐसा शब्द बोलते और 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, क्योंकि चढ़ाई थी इसलिए लेकर कह रहे हैं कि पीठ पर सामान लाद कर चला नहीं जा सकता था, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चले। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर तक जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। लेखक के अनुसार लेखक कह रहे हैं कि हमारी दक्षिण यानी दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के जो हजारों सफ़ेद शिखर थे वो अब नहीं थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे यानी टीले के आकार का ऊंचा स्थान है, तो भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली, वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं थे और बर्फ भी नहीं थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। वहाँ जो सबसे ऊंचा स्थान था वहाँ पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी जो ऊंची ज़मीन थी सबसे ऊंची ज़मीन के वहाँ देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, वहाँ से हमें वापस उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। उतराई आसान थी। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। लेकिन कह रहे हैं हमारे साथ में 1-2 साथी और चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि मेरा घोड़ा उतराई में धीरे चलने लगा। ऐसा लग रहा है कि चढ़ाई की थकावट के कारण वो ऐसा कर रहा है, और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। लेखक ने उसे मारा भी नहीं, तो धीरे धीरे वो घोड़ा पिछड़ गया, और मैं डोनिक्विस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। डोनिक्विस्तो ये एक रूसी उपन्यासकार हैं जो अक्सर घोड़े पर चला करता था। तो लेखक कह रहे हैं उसकी तरह मैं अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। लेखक अपनी मस्ती में चल रहे थे, उन्हें यह भी मालूम नहीं चल रहा था कि मैं आगे चल रहा हूँ या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता।
जब मैं घोड़े को चलने के लिए जोर देता तो वह और सुस्त पड़ जाता, ढीला पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। एक ऐसी जगह आई जहां दो रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। लेखक को दाहिनी तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बायां रास्ता पकड़ लिया और बायां रास्ता लेकर के मील 1.5 मील आगे चले गए। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। लेकर कह रहे हैं कि 4-5 बज गई थी, करीब मैं गांव से मील एक भर दूर था तो वहां मुझे सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। मंगोलों का मुंह लाल होता है। सुमति मंगोल था, मंगोल बहुत भिक्षु था, और अब वो तो गुस्से में था। तो अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे गाय भैंस के गोबर से बने हुए उपले होते हैं जो ईंधन के काम आते हैं। तो लेकर कह रहे हैं कि सुमति ने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। मुझे तो ऐसा घोड़ा मिला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो रात तक पहुंचूंगा। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। लेकर कह रहे हैं कि लंगकोर में अच्छी जगह ठहरे थे और यहाँ भी सुमति के अच्छे यजमान थे। यजमान का अर्थ है यज्ञ कराने वाला या ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य कराने वाले। यहाँ भी थे सुमति के जान पहचान वाले। पहले चाय सत्तू खाया। सत्तू भुने हुए जो या गेहूं के अन्न का आटा होता है। तो हमने पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी, मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है। तो वो शाम के समय हमें मिला। आज इतना ही। अगला भाग आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।